हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। ऑप्शन क्या दे रखा है, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि बच्चा अलग अलग डायरेक्शन में सोच पाए, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पर पूछा कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है और क्यों, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा कई सारे आंसर बता पाएगा, ठीक है। और सभी बच्चों का जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर यही बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो बच्चा होगा वो क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, समालोचनात्मक चिंतन करेगा, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन में सोच पाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें क्या दे रखा है, आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। तो इसमें बच्चा सिर्फ एक ही आंसर बता पाएगा, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन में सोच नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया, क्वेश्चन में एक बाउंडेशन लगा दी जिसमें सिर्फ बच्चा एक ही आंसर दे ही पाएगा। तो यहाँ पर ये नहीं होगा। सी ऑप्शन क्या है, आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानी है। तो इसमें भी बच्चा सिर्फ एक ही आंसर बता पाएगा, ठीक है। अलग अलग आंसर नहीं बता पाएगा। जितने राज्य और राजधानियाँ होंगी आपके राज्य के अकॉर्डिंग आप उतने बता देंगे, है ना। तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। डी ऑप्शन क्या है, आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो इसमें भी जो बच्चा है वो ज़्यादा आंसर नहीं दे पाएगा, एक ही आंसर देगा। तो यहाँ पर जब बच्चा अलग अलग डायरेक्शन में सोचे, है ना, कई तरीके के आंसर बता पाए, तो यहाँ पर वो ऑप्शन क्रिटिकल थिंकिंग या फिर क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी के 3 ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं होंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या। मैंने बताया हुआ है, जब भी आपको अपने ऑप्शन में मानक वर्ड देखने को मिल जाए तो वो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं, क्योंकि मानक का मतलब क्या होता है, सभी के लिए एक जैसा, ठीक है, पाठ्यचर्या डिज़ाइन करना है। पर बिल्कुल फिक्स्ड पाठ्यचर्या डिज़ाइन करा, जो कि बिल्कुल गलत बात है। जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है, किस तरीके की पाठ्यचर्या की बात करती है, लचीले पाठ्यचर्या की बात करती है। यानी कि बच्चे के अकॉर्डिंग जो पाठ्यचर्या उसमें हम चेंज भी लाएँ, ठीक है। पाठ्यचर्या कैसे होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी क्या दे रखा है, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथककरण व वर्गीकरण करना। देखिए, कभी भी विद्यार्थियों को पृथककरण, अलग थलग, सेग्रीगेशन, नामांकन करने की बात है तो वो भी ऑप्शन नहीं होगा। ये सारे के सारे वर्ड आपके एग्जाम के लिए एक निगेटिव वर्ड होते हैं, ठीक है। और जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या कहती है, सभी प्रकार के बच्चों को समाहित करने की बात करती है। चाहे बच्चा शारीरिक रूप से दिव्यांग हो, कोई डिसेबल चाइल्ड हो, या फिर गिफ्टेड चाइल्ड हो, सामान्य बच्चा हो, वंचित पृष्ठभूमि से बच्चा हो, ठीक है। सभी प्रकार के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करती है इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ये 2 निगेटिव टैग वर्ड है आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा प्रावधान, ठीक है। देखिए, जब भी किसी एक ही पक्ष की बात की जाए तो वो भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की ही बात की जा रही है, जबकि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है विद्यार्थियों को एज पर नीड एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करती है। जिसको जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम उसको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये भी बात आपकी गलत है यहाँ पर। और जो केवल वर्ड है ये भी आपके एग्जाम के लिए एक नेगेटिव वर्ड ही होता है। हालांकि कई सारे ऑप्शनों में ये पॉजिटिव भी आपको देखने को मिल सकता है, बट बहुत रेयर केस होता है। अगर आप देख के चले तो यहाँ पर 80 to 20% का रेशियो लेकर के चलेगा। 80% तक केस में आपका जो केवल वाले ऑप्शन होते हैं वो गलत होते हैं, बट 20% जो होता है उसमें जो केवल वाले ऑप्शन होते हैं वो सही भी आपके हो जाते हैं। तो इसको जब मैं अलग से आपको टैग वर्ड कराऊंगी तो वहाँ पर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो इंक्लूसिव एजुकेशन किसकी बात करती है, पाठ्यचर्या में लचीलेपन की बात करती है। लचीलेपन का मतलब क्या होता है, विद्यार्थी की ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम पाठ्यचर्या में चेंज लाएं, है ना। ऐसा नहीं कि जिस तरीके की पाठ्यचर्या डिज़ाइन की गई है हम वही विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं। अगर विद्यार्थी को नहीं समझ में आ रहा है तो हम अलग तरीके से एग्जाम्पल बच्चे के सामने प्रस्तुत करें। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं हम उनका यूज करके बच्चों को सिखाएं, बताएं, है ना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, अजेशन और रीजन वाला क्वेश्चन है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन प्याजे और ले वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। बिल्कुल सही बात यहाँ पर दे रखा है। देखिए, जो जीन प्याजे हैं, है ना, वो क्या कहते हैं कि जो हमारे थॉट होते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हमारी लैंग्वेज कैसी होगी, हमारा भाषा कैसी होगी, ठीक है। ये बात कहते हैं आपके
जीन पियाजे कि जो हमारा थॉट है, जो हमारा विचार है, डिसाइड करता है कि हम लैंग्वेज कैसी होगी, हमारी भाषा कैसी होगी। बट जो लेव वाइगोस्की हैं वो क्या कहते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज होती है, जो हमारी भाषा होती है, ये डिसाइड करती है कि हमारे अंदर थॉट कैसे आएंगे। हालांकि जो लेव वाइगोस्की हैं ये कहते हैं जो शुरुआत में लैंग्वेज और थॉट होते हैं ये दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, बट बाद में जाकर के मर्ज हो जाती हैं, मिल जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपसे जीन पियाजे के अकॉर्डिंग पूछे तो वो कहेंगे कि थॉट से लैंग्वेज आती है, विचार से भाषा आती है। बट लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग पूछे तो वो कहेंगे कि भाषा से विचार आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको याद करने में थोड़ी भी दिक्कत हो तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एल से क्या हो गया आपके लेव वाइगोस्की और एल से क्या हो गया आपका लैंग्वेज। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, लैंग्वेज की बात करेंगे। लैंग्वेज से थॉट आता है, लैंग्वेज से विचार आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही रखिए कि इनके विचारों में क्या है, भिन्नता है लैंग्वेज और थॉट को लेकर के, है ना। तो अजेशन तो आपका यहाँ पर सही दे रखा है। इसका रीजन क्या दे रखा है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो डिस्कवरी लर्निंग होती है, जो खोज अधिगम होता है, इसमें जो बच्चा होता है, ठीक है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है, चीज़ों को खुद खोजता है, जानता है उनके बारे में, है ना। बट यहाँ पर जो टीचर होता है उसका कार्य क्या होता है, जहाँ पर बच्चे को सीखने में दिक्कत आ रही है वहाँ पर एज अ टीचर के रूप में आप उसको हेल्प प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। यानी कि जो टीचर है वो कैसा काम करता है, एज अ फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, चीज़ों को सुगम बनाता है बच्चे के सीखने में, है ना। तो यहाँ पर बात तो दोनों सही है बट एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर जीन पियाजे द्वारा और लेव वाइगोस्की द्वारा दिए गए लैंग्वेज और थॉट की बात हो रही है, बट यहाँ पर डिस्कवरी लर्निंग की बात हो रही है ना। जबकि यहाँ पर जो रीजन है ये होना चाहिए था, जो जीन पियाजे ये कहते हैं कि थॉट से लैंग्वेज आती है, जो लेव वाइगोस्की है वो कहते हैं कि लैंग्वेज से थॉट आती है, यानी कि इनके जो विचार है उसमें क्या भिन्नता है ना। तो यहाँ पर अजर्शन और रीजन दोनों सही बट एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बात किसी और की हो रही है और रीजन इसका कुछ और दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है बट एक दूसरे के लिए सही नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ पर रीजन क्या दे रखा है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। बिल्कुल सही बात आपकी यहाँ पर दे रखा है, जिसकी जो डिस्कवरी लर्निंग होती है जिसमें बच्चा क्या होता है, कुछ एक्टिविटी के थ्रू चीज़ों के बारे में जानता है, सीखता है, ठीक है। और जो टीचर होता है उसका रोल क्या होता है, चीज़ों को सुगम बनाने का होता है, ठीक है। सुगमकर्ता के रूप में टीचर कार्य करता है, जहाँ पर बच्चों को दिक्कत आ रही है उसमें बच्चों को हेल्प प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो डिस्कवरी लर्निंग में बच्चा खुद चीज़ों को सीखता है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है और जो टीचर होता है एज ए फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। तो बात तो यहाँ पर दोनों ही सही है, अजर्शन भी सही दे रखा है और रीजन भी सही दे रखा है बट एक दूसरे के लिए सही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के द्वारा दिए गए लैंग्वेज और थॉट के बारे में बात की जा रही है और यहाँ पर जो रीजन दे रखा है इसमें डिस्कवरी लर्निंग की बात की जा रही है। जबकि यहाँ पर रीजन क्या होना चाहिए था, जो जीन पियाजे कहते हैं कि विचार से भाषा आती है और जो लेव वाइगोस्की हैं ये कहते हैं कि भाषा से थॉट आता है, यानी कि विचार आता है, ठीक है। बट यहाँ पर ये रीजन दे ही नहीं रखा है, तो ए और आर दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है बट एक दूसरे के लिए सही नहीं है, ठीक है, एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है परंतु जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए गिफ्टेड चाइल्ड की बात की जा रही है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी और अन्य विद्यार्थियों में क्या भिन्नता होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, समझ की अग्रवर्ती गहनता, यानी ये चीज़ों को बहुत ही तेज़ी से समझते हैं, ये तो गिफ्टेड चाइल्ड की विशेषता होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी ए के ऑप्शन में होना चाहिए। अब देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में आपका ए दे रखा है। अब देखिए या तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा या तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि ये दो ऑप्शन तो आपके हो ही नहीं सकते क्योंकि इसमें ए दे ही नहीं रखा है और ए आपका सही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको अपने एग्जाम में ऑप्शन को एलिमिनेट भी करना है, ठीक है। तो सिर्फ हमें दो ही ऑप्शन यहाँ पर चेक करने हैं। सीखने की तेज़ गति, बिल्कुल सही बात है, जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं चीज़ों को बहुत ही तेज़ी से सीखते हैं, ठीक है। जो सामान्य बच्चा है अगर किसी चीज़ को सीखने में 10 से 15 मिनट का टाइम ले रहा है, तो वहीं पर जो गिफ्टेड चाइल्ड है जिसकी IQ 140 प्लस होती है वो सीखने में 3 से 4 मिनट का ही टाइम लेगा, है ना। तो ऐसे बच्चे जो कि गिफ्टेड होते हैं, जो प्रतिभाशाली होते हैं, चीज़ों को बहुत ही तेज़ी से एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत ही तेज़ी से सीखते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी सही दे रखा है। आगे देखते हैं सी की,
समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता। देखिए दूसरों पर डिपेंड नहीं होते, दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं, खुद चीज़ों के बारे में जानते हैं, इनके अंदर जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ये चीज़ों को सीखते भी बहुत जल्दी हैं, तो ये दूसरों पर डिपेंड नहीं होती है। तो यहाँ पर सी जो है गलत दे रखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए और बी यही दो ऑप्शन है जो कि यहाँ पर सही दे रखे हैं। और डी ऑप्शन क्या दे रखा है, शारीरिक विकास की तेज गति। देखिए ये सामान्य बच्चे की भी हो सकती है और गिफ्टेड चाइल्ड की भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि जो गिफ्टेड चाइल्ड है उसी की जो शारीरिक विकास है वो अच्छा होगा, ये सामान्य बच्चे का भी शारीरिक विकास अच्छा हो सकता है और गिफ्टेड चाइल्ड का भी शारीरिक विकास अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनकी कोई विशेषता नहीं होती, यहाँ पर दो ही विशेषता होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग देखें तो डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों यहाँ पर सही दे रखे हैं। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए श्रवण बाधिता की बात हो रही है, यानी ऐसे बच्चे जिनको कि सुनने में दिक्कत होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। ये बात देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है, जैसे कि अगर किसी बच्चे को सुनने में दिक्कत है तो उसको सही तरीके से चीज़ें सुनाई नहीं देंगी, तो उसके पास शब्द भी कम होंगे, है ना, तो उसको फिर बोलने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि जो आप सुनते हैं, जिन शब्दों को सुनते हैं फिर उन्हीं को तो आप बोलते हैं, है ना। तो ऐसे बच्चे जिनको सुनाई ही नहीं दे रहा है, सुनाई ही कम दे रहा है, तो उनके पास शब्द भी कम होते हैं, तो इसलिए उनको बोलने में भी, ठीक है, संवाद करने में भी दिक्कत आती है, परेशानी होती है। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है कि श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करती है, यानी जितना एक सामान्य बच्चा, ठीक है, अच्छी तरीके से संवाद कर पाएगा उतना एक श्रवण बाधित बच्चा, ठीक है, यानी कि जिस बच्चे को सुनने में दिक्कत है वो अच्छी तरीके से संवाद नहीं कर पाएगा। तो ये बात यहाँ पर सही दे रखी है। बी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सभी श्रवण बाधित वाले बच्चों का संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो कि साइन लैंग्वेज को समझ सकते हैं, बट कुछ बच्चे साइन लैंग्वेज को समझ ही ना पाए, है ना, तो सभी बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज का यूज करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पर गलत है ना। बच्चे के पास तेज आवाज़ें करके बच्चे की सुनने की अक्षमता श्रवण बाधिता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। जो श्रवण बाधित बच्चा है उसके सामने हम बहुत तेज़ से बोले ताकि हम इसका परीक्षण कर पाए कि बच्चे को श्रवण बाधिता है, सुनने में दिक्कत है या फिर नहीं, है ना, तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन क्या दे रखा है, श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। ये बात भी यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाती है। देखिए कि जो कुछ बच्चे होते हैं जो कि बचपन से श्रवण बाधित नहीं होते, बचपन से उनको सुनने में दिक्कत नहीं होती है, बट मान लीजिए कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, ठीक है, या फिर अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिस वजह से जो उनकी श्रवण बाधिता होती है, ठीक है, उनको सुनने में दिक्कतें आने लगती हैं, है ना, तो ये किसी शारीरिक समस्या की वजह से होती है, बट सिर्फ शारीरिक समस्या की वजह से होती है, ये बात कहना यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ कर रखा है हमेशा, यानी हमेशा ही शारीरिक समस्या के कारण होती है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षा डैश में समान है जबकि डैश में वे भिन्न है, ठीक है। अब देखिए जो पाठ्यचर्या है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है, संवर्धन, गतिवर्धन, संशोधन, समायोजन, गतिवर्धन, संवर्धन, समायोजन, संशोधन, ठीक है। अब देखिए जो पाठ्यचर्या है ना, ये सभी को तो इसमें समाहित करना है, समायोजित तो करना है, ठीक है, सभी के लिए क्या है, ये अकोमोडेशन है, यानी कि समायोजन है, बट जो संशोधन किया जाना है कि बच्चे की जरूरत के अकॉर्डिंग किया जाना है, ठीक है, एज पर नीड एजुकेशन देनी है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षा समायोजन में तो समान है लेकिन संशोधन में क्या है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आगे देखते हैं, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो ऑप्शन सही नहीं है उसके बारे में हमको यहाँ पर बताना है। ज्ञान व्यक्तिपरक है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो ज्ञान होता है ये क्या है, व्यक्तिपरक है, ठीक है, किसी के पास ज़्यादा नॉलेज होता है, किसी के पास कम नॉलेज होता है, ठीक है, एक ही चीज़ के बारे में कोई व्यक्ति आपको ज़्यादा बता पाएगा, कोई व्यक्ति आपको कम बता पाएगा। तो ये तो डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति है, ठीक है, वो किस तरीके के माहौल में रहा है, किस तरीके का उसका इन्वायरमेंट है, किस तरीके की उसकी हेडिटी है, कितना उसने एफर्ट लगाया है, कितना उसने प्रैक्टिस की है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो नॉलेज होता है ये क्या होता है, व्यक्तिपरक होता है ना।
बी ऑप्शन क्या दे रखा है, शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि अब जितनी भी चीज़ें सीखते हैं कहाँ से सीखते हैं, अपने समाज से ही सीखते हैं, अपने संस्कृति से ही सीखते हैं। ठीक है, अपने ज्ञान की रचना कहाँ करते हैं, अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में ही करते हैं। तो ये भी बात सही है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके होंगे ही नहीं, क्योंकि जो सही नहीं है उसके बारे में हमें बताना है। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगी। देखिए, ये बात यहाँ पर सही नहीं है। अगर आप प्रभावी अधिगम, ठीक है, सुनिश्चित करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि इफेक्टिव लर्निंग हो, ठीक है, जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आए, तो यहाँ पर आपको बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करना होगा। बाहरी रूप से अभिप्रेरित करने का मतलब क्या हो गया, बच्चों को पुरस्कार के लिए सिखाना, या फिर जो बच्चा है आप उसके सामने कोई अवार्ड रखते हैं कि अगर आप इतने नंबर लाते हैं तो हम आपको फ़ोन गिफ्ट करेंगे, ठीक है, या फिर हम आपको ये पुरस्कार देंगे। तो फिर बच्चा पुरस्कार को पाने के लिए उन चीज़ों को सीखता है, जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। इससे बच्चा इफेक्टिव लर्निंग नहीं करता है। जब तक वो पुरस्कार उसको मिल रहा होता है तभी तक बच्चा लर्निंग करना चाहता है, सीखना चाहता है। जिस दिन उसको पुरस्कार मिलना बंद हो गया, बच्चे का सीखने में मन ही नहीं लगता है। तो यहाँ पर बच्चा सबसे अच्छे तरीके से कब सीखता है, जब वो इंटरनल रूप से मोटिवेटेड हो, है ना, उसका किसी पुरस्कार, ठीक है, या फिर किसी प्रकार के अवार्ड पर ध्यान ही ना हो। उसको इसलिए सीखना है क्योंकि वो सीखना चाहता है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहता है, इसलिए वो सीखना है ना। तो यहाँ पर जब बच्चा इंटरनल रूप से मोटिवेटेड हो, अपनी जिज्ञासा के लिए किसी चीज़ को सीखे, ठीक है, सीखने के लिए सीखे, तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका होता है। इससे क्या होता है, इफेक्टिव लर्निंग होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन गलत दे रखा है और यही आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमसे पूछा था कौन सा सही नहीं होगा। यहाँ पर अगर डी ऑप्शन की बात करें तो ज्ञान बहुलवादी और बहुविध होता है। बिल्कुल सही बात है। हर व्यक्तियों में अलग अलग ज्ञान होता है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एबिलिटी होती है, अपनी योग्यता होती है। इसके अलावा हर व्यक्तियों में तर्क करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि हर जो व्यक्ति उनके अंदर क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं यहाँ पर पाई जाती हैं। तो डी ऑप्शन भी आपका सही है। तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना। अब देखिए यहाँ पर बच्चा कैसे मोटिवेटेड है, एक्सटर्नल रूप से मोटिवेटेड। जो रीजन है बच्चे का कुछ कार्य करने का, ठीक है, वो बाहर है, यानी जो बच्चा है वो शिक्षक को प्रभावित करने के लिए किसी कार्य को कर रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन का, यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा का यह उदाहरण हो जाएगा। तो ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि हमसे यहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण पूछ रखा है। बी ऑप्शन क्या है, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। जब व्यक्ति अपनी एंजॉय के लिए, अपनी खुशी के लिए, ठीक है, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए किसी चीज़ को करे, तो आपका वहाँ पर जो बच्चा होता है वो इंटरनल रूप से मोटिवेटेड होता है, यानी कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि व्यक्तिगत आनंद प्राप्त करने के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, ठीक है, डांट से बचने के लिए पढ़ाई की जा रही है। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो बाहरी रूप से भी प्रेरित है, एक्सटर्नल मोटिवेशन का उदाहरण है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, है ना। पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना, ये भी आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन का ही एग्जाम्पल होगा, कि मैंने बताया था जब भी किसी रिवॉर्ड या पुरस्कार, ठीक है, जिसका रीजन बाहर हो, उसके लिए कोई बच्चा या फिर कोई व्यक्ति कार्य करे, तो वो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन का उदाहरण हो जाएगा, बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण हो जाएगा। जब खुद को जिज्ञासा की शांत करने के लिए, ठीक है, या फिर खुद के आनंद के लिए, है ना, खुद की खुशी के लिए कोई व्यक्ति किसी कार्य को करे, सीखने के लिए कोई कार्य को करे, तो वो आपका यहाँ पर इंटरनल मोटिवेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। यह बात आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन का देखते हैं हम लोग। अजेशन क्या दे रखा है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो हमारे समाज में, जो हमारे स्कूल में जो स्टीरियोटाइप्स, जो धारणाएं हैं ना, जो कि बहुत पहले से चली आ रही हैं, तो इतनी जल्दी तो ख़त्म होने वाली नहीं है। जैसे कि जो लड़कियाँ होती हैं, क्लासरूम वगैरह में कोई फंक्शन है, कोई स्कूल में फंक्शन है, तो उनको रंगोली डिज़ाइन करने के लिए कह दिया जाता है, ठीक है, या फिर जो लड़के होते हैं उनको डेस्क वगैरह सही करने के लिए कह दिया जाता है। तो ये क्या है, एक स्टीरियोटाइप सी है ना। तो यहाँ पर इसको तोड़ने के लिए शिक्षक को भी, समाज को भी एक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो ये बात सही है। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। ये भी बात आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है, ठीक है। ये दोनों ही बातें आपकी यहाँ पर सही दे रखी है, क्योंकि जो स्टीरियोटाइप्स है, ठीक है, इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं, जब आप बच्चों के सामने चैलेंजिंग,
है ना, जो चुनौतियाँ होती हैं उसको प्रस्तुत करें कि अच्छा लड़के भी ये काम कर सकते हैं, लड़कियाँ भी ये काम कर सकती हैं। ठीक है, आप जो महिलाएं होती हैं उनके बारे में धारणा होती है कि जो महिलाएं होती हैं वो डॉक्टर ही बनती है, तो आप इस तरीके की जो महिलाएं जो कि इंजीनियर है, जो कि कोई और काम करते हैं, उनको अपने क्लासरूम में लाइए, ताकि जो बच्चे हैं उनकी जो पहले से धारणाएं बनी हुई है ना, कि जो फीमेल होती है वही डॉक्टर बन सकती है, वो वहाँ पर टूटे। ठीक है, उनको पता चले कि नहीं, जो फीमेल है वो भी किसी कार्य को कर सकते हैं और जो मेल है वो भी किसी कार्य को कर सकते हैं, कोई भी कार्य उनके जेंडर पर डिपेंड नहीं करता है ना। तो ये बात आपको यहाँ पर बच्चे के अंदर डेवलप करनी है। तो दोनों ही बातें सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, है ना। अब यही क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा और एक क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल फिक्स्ड है कि आना ही आना है। ठीक है, क्वेश्चन देखने में आपको थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा, बट क्वेश्चन बहुत ही ईजी सा है। ठीक है, महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? अब देखिए, दो चीज़ आप यहाँ पर समझिए। जो महारत निपुणता लक्ष्य होता है, यानी कि मास्टरी गोल ओरिएंटेशन जो होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बच्चे का ध्यान होता है वो मास्टरी करने पर होता है, सीखने पर होता है। ठीक है, बच्चा अपने आनंद के लिए किसी चीज़ को सीखता है, और यहाँ पर जो बच्चा होता है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि रिवॉर्ड मिल रहे हैं, पुरस्कार मिल रहे हैं, या फिर शिक्षक उसकी तारीफ करेंगे इसलिए हम किसी चीज़ को सीखे। ठीक है, यहाँ पर बच्चा सिर्फ अपने खुशी के लिए सीखता है, अपने आनंद के लिए सीखता है, उसको सीखने में एक तरीके से मज़ा आता है। कौन से बच्चे को? महारत, ठीक है, निपुणता लक्ष्य वाले बच्चों को, यानी कि मास्टरी ओरिएंटेशन वाले बच्चे को। तो यहाँ पर इसमें और प्रदर्शन लक्ष्य में अंतर पूछ रखा है। प्रदर्शन लक्ष्य का मतलब क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है, प्रदर्शन। ठीक है, यानी दिखावे के लिए किसी कार्य को करना। ठीक है, कि अगर हम एग्जाम में अच्छा करेंगे तो टीचर खुश होंगे, या फिर टीचर हमको पुरस्कार दे देंगे, मम्मी पापा खुश होंगे, समाज में हमारा एक नाम स्थापित होगा। तो ये होता है आपका प्रदर्शन वाला। ठीक है, प्रदर्शन लक्ष्य, है ना। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन अभी आने लगे हैं, तो इन्हीं दोनों में अंतर पूछ रखा है। तो महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर, देखिए विफलता से बचने पर केंद्रित नहीं होता है, यानी जो महारत लक्ष्य वाला बच्चा होता है इसको ये भी डर नहीं होता है कि मैं पास होऊंगा या फिर फेल, इसका ध्यान सिर्फ सीखने पर होता है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन क्या दे रखा है? महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। जो महारत लक्ष्य वाला बच्चा होता है सिर्फ अपने कौशल, अपने स्किल्स पे फोकस करता है, अपने कार्य पर फोकस करता है कि मैं कितने अच्छे तरीके से किसी चीज़ को कर लूँ। ठीक है, बट जो प्रदर्शन वाला बच्चा होता है वो इस चीज़ पर फोकस करता है कि मैं कितने अच्छे नंबर लेकर के आऊँ, ताकि पेरेंट्स को सो, है ना, हमारे समाज में एक अच्छी हमारी रिस्पेक्ट की जाए, या फिर हमें कोई पुरस्कार दिया जाए। तो प्रदर्शन वाले बच्चे का सिर्फ दिखावे पर फोकस होता है ना, कि एवरेज हूँ, गुड हूँ, एक्सलेंट आ जाऊँ क्लासरूम में, है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होता है, नहीं, ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। जो महारत लक्ष्य वाला बच्चा होता है इसको ये भी फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। ठीक है, इसका ध्यान सिर्फ सीखने पर होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन क्या दे रखा है? महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा, देखिए ये भी गलत हो जाएगा। जब भी प्रतिस्पर्धा, ठीक है, इस तरीके के वर्ड है तो ये सारे के सारे वर्ड आपके एग्जाम के लिए निगेटिव वर्ड है। देखिए मैंने यहाँ पर पूरे ऑप्शन को नहीं पढ़ा क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम कम होगा। ठीक है, आपको पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ना है, जो लेंदी क्वेश्चन है ना, उनमें सिर्फ आपको थोड़े थोड़े जो मेन पॉइंट हो उनको पढ़ के ही अपने राइट ऑप्शन तक पहुँच जाना है। क्योंकि अगर आप पूरे के पूरे ऑप्शन पढ़ने बैठ गए, है ना, तब वहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चनों को कर ले जाएंगे। ठीक है, बट ऐसा देखिए सभी क्वेश्चनों में मत कीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपको छोटे छोटे देखने को मिल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एग्जाम में लेंदी पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना है, जिससे कि आपका टाइम भी बचे और आपका क्वेश्चन भी सही हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है? भाई बहन के रिश्ते। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपका 20 अगस्त 2023 में पूछा गया था। इसमें क्या दे रखा है? माता पिता और साथियों के साथ संबंधों में भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही बात यहाँ पर दे रखा है। देखिए जो भाई बहन होते हैं ना, इनके जो आपस में संबंध होते हैं और जो आपके माता पिता से आपस में संबंध होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि जिस तरीके से व्यवहार अपने भाई बहन के साथ में प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, मारपीट वाला, क्या वैसा ही व्यवहार अपने पेरेंट्स के सामने भी प्रस्तुत करते हैं, अपने दोस्तों के साथ में भी प्रस्तुत करते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, जो भाई बहन के साथ में जिस तरीके से बिहेव करना है भाई बहन के साथ में करते हैं, अपने दोस्तों के साथ में अलग तरीके से बिहेव करते हैं, अपने माता पिता के साथ में अलग तरीके से बिहेव करते हैं, है ना, अपने टीचर के सामने अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है कि जो भाई बहन के रिश्ते होते हैं और जो पेरेंट्स के साथ में हमारे रिश्ते होते हैं, है ना, ये दोनों व्यवहार में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं और सामाजिकरण की भूमिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये भी बात आपकी यहाँ पर सही दे रखी है। बी ऑप्शन क्या है? माता पिता और साथियों के साथ संबंधों में
समान है, ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। जो माता पिता से जिस तरीके से हम बात करते हैं, ठीक है, क्या वैसे ही अपने दोस्तों से भी बात करते हैं, ये बात तो यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। दोस्तों में मतलब क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस तरीके की बातें हो रही हैं, इस तरीके से हम बातें जो अपने पेरेंट्स के साथ में नहीं कर सकते, ठीक है, फिर अपने टीचर के साथ में नहीं कर सकते। इसके अलावा सी ऑप्शन की बात करें, केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, नहीं, ये आजीवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। ये समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं है, ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगी कि हम अपने परिवार से ही सीखते हैं, अपने माता पिता से चीज़ों को सीखते हैं, अपने दोस्तों से चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है, अपने स्कूल से भी चीज़ों को सीखते हैं। तो समाजीकरण की यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो परिवार होता है तो समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी ही होती है, मुख्य इकाई ही होती है, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती है, बिल्कुल सही बात यहाँ पर दे रखा है। देखिए जो रेट होता है ये क्या होता है, अलग अलग बच्चों का होता है, मतलब हर बच्चों में अलग अलग होता है, ठीक है। जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है यानी जो विकास का समय होता है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो कि 8 से 9 महीने में ही चलना भी सीख जाते हैं, बोलना भी सीख जाते हैं, बट वहीं पर कुछ बच्चे होते हैं जिनको कि चलने बोलने में 1 से 1.5 साल तक का 2 साल तक का समय लग जाता है, ठीक है। तो जो रेट होती है विकास की ये सभी बच्चों में अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो दर होती है उसमें काफ़ी भिन्नताएं मौजूद है ना। रीज़न क्या दे रखा है, विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विधियों की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है, बिल्कुल सही ऑप्शन रीज़न भी इसका दे रखा है। यानी जो हमारी हेरिडिटी होती है और जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, यानी किस तरीके की बच्चे को हेरिडिटी मिली, किस तरीके का उसका इन्वायरमेंट मिला, ठीक है, इन्हीं दोनों का क्या होता है, परिणाम होता है हमारा डेवलपमेंट, हमारा विकास। तो दोनों ही बातें यहाँ पर सही दे रखी है, तो ए और आर दोनों ही सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहे उन्हें बाद के जीवन में भाषा सीखने में थोड़ी कठिनाई होती है ना। भाषा विकास पूरी तरह से आनुवंशिक पर निर्भर है। देखिए ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। अभी दूसरा वाला जो क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा और ईजी होगा, जिसको कि मैं आप लोगों के लिए वहाँ पर दे दूँगी, ठीक है। भाषा की अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है, ठीक है। आगे देखते हैं। सी ऑप्शन क्या है, विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। देखिए जो विकास होता है क्रम में चलने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर अव्यवस्थित दे रखा है तो गलत है। भाषा के विकास के लिए एक संवेदनशील काल होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। भाषा सीखने के लिए क्या होता है, एक क्रिटिकल पीरियड होता है, ठीक है, एक संवेदनशील पीरियड होता है जो कि होता है 2 से लेकर के 6 साल। यानी जब बच्चा 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है, अर्ली चाइल्डहुड में होता है, तब भाषा को बहुत ही तेज़ी से सीखता है। यहाँ पर अगर इन 2 से 6 साल के बीच में, ठीक है, बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट ही ना मिले, ठीक है, बच्चे को भाषा सीखने का अवसर ही ना मिले, तो जो बाद में बच्चे का भाषाई विकास होगा उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है, ये 2 से 6 साल, क्योंकि यही बच्चे की एक तरीके से नींव होती है उसके भाषाई विकास के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो शुरुआती साल होता है, ठीक है, ये बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहाँ पर इसको एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिला तो बाद में चल कर के उसको दिक्कत आएगी भाषा को बोलने में या फिर चुनने में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है जिसका राइट ऑप्शन आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कई बार मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। वह विद्यार्थी जो पठन वैफल्य से जूझ रहे हैं, यानी डिसलेक्सिया की यहाँ पर बात हो रही है, को पढ़ना सिखाया जा सकता है। उन्हें कई विकर्षणों के अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। तो इसका राइट ऑप्शन आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। यहाँ पर डिसलेक्सिया की बात हो रही है। ये थे आपके आज के क्वेश्चन को कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देगा। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन आप सभी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आगे की क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं, कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।